मैं हूं आरजे पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी ट्रेन हाईजैकिंग। दानिश की ये बात खामोशी से सुनने के बाद उमर नियाजी बोला, बच्चे, तुम्हारे घर वाले बिल्कुल ठीक हैं। उनकी खैरियत और दूसरी जरूरतों का ख्याल हमारी सरकार खुद रख रही है। तुम उसकी फिक्र मत करो। और बाकी रही तुम्हारी आजादी की बात, जैसा कि तुमने 2 साल सब्र कर लिया, तो 6 महीने और सब्र करो। इंशाअल्लाह हम तुम्हें आजाद कर देंगे। और अब रही बात हमारे मंसूबों के बारे में, उसकी मालूमात तुम सबको कुछ दिनों में दे दी जाएगी। इतना कहकर उमर नियाजी खड़ा हो गया और उसके साथ कमांडर भी खड़ा हो गया, जिसको देखकर दानिश और उसके दूसरे साथी भी खड़े हो गए। उसके बाद कमांडर ने उनसे कहा, चलिए दोस्तों, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। वो सब उसके पीछे पीछे चल दिए और एक बड़े से कमरे में घुसकर कमांडर बोला, ये आप सबका कमरा है, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। कुछ घंटे उन पांचों ने खामोशी से उस कमरे में काटे और उसके बाद उन सब ने एक दूसरे को अपने हालात के बारे में बताना शुरू किया। दानिश को ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि वो सब किसी न किसी मजबूरी के चलते वहां तक पहुंचे थे। किसी को पैसे की मजबूरी थी, किसी को बेरोजगारी, तो कोई नियाजी या कमांडर के एहसान तले दबा हुआ था, तो कोई पुलिस के कहर से बचने के लिए वहां तक पहुंचा। मगर उन सब में से सादिक कादरी ही इकलौता ऐसा शख्स था जिसके दिलो दिमाग पर कश्मीर की आजादी का भूत चढ़ा हुआ था। वह हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से सख्त नफरत करता था। असल में सादिक कादरी को उमर नियाजी उसके पापा मम्मी से पैसे देकर बचपन में ही खरीद लाया था और बचपन से ही नियाजी ने उसे अपने साथ रखकर जिहाद का कीड़ा उसके दिमाग में घुसा दिया था। बस यूं ही उन सब ने देखते ही देखते 10 दिन गुजार दिए और 10वें दिन कमांडर ने फिर एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग उसी पुरानी जगह पर हुई जहां पहले हुई थी। ठीक उसी जगह कमांडर और नियाजी बैठे थे जहां पहली मीटिंग में बैठे थे। वो पांचों भी जाकर टेबल के दोनों तरफ मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। उमर नियाजी उन सबको लीड कर रहा था। नियाजी ने सादिक कादरी से पूछा, सादिक साहब, क्या हाल चाल है? क्या अब आपके बंदे तैयार हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए? सादिक ने नियाजी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ जनाब, हम सब अपने मकसद को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर नियाजी ने कहा, तुम्हारी तरह हमारे कुछ और जिहादी भी तैयार हैं, मगर हम उन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर तुम्हारे साथ जोड़ेंगे। उसकी ये बात सुनकर दानिश से रहा न गया, सो दानिश ने पूछ लिया, नियाजी साहब, आखिर आपके मंसूबे क्या हैं? नियाजी ने जवाब दिया, कश्मीर की आजादी मेरे बच्चे। दानिश ने पूछा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नियाजी ने जवाब दिया, बहुत कुछ कर सकते हो तुम बच्चे। हमें तुम जैसे जाबाज फौजी चाहिए कश्मीर फतह करने के लिए। जंग हमेशा जाबाजों से जीती जाती है। तुम सबसे हमारी कौमें उम्मीद रखे हुए है कि तुम अपने वतन का फर्ज निभाओगे बच्चे। अपनी जान को कश्मीर की आजादी से बढ़कर मत समझना। जीत हमेशा शहादत देकर ही होती है और तुम लोगों को पता ही है वहां जन्नत में कितनी सारी हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दानिश ने फिर पूछा, जनाब, आपकी हर बात हमारी सर आंखों पर, मगर जरा ये बताने की जहमत कीजिए कि हमें भारत जाकर करना क्या होगा? दानिश के सवाल का नियाजी ने हंसकर जवाब दिया, ये सवाल तुम कितनी बार पूछोगे? खैर, आज मैं तुमको इस सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। दरअसल हिंदुस्तान सरकार ने हमारे कई बड़े लीडरों को अपनी जेलों में कैद कर रखा है। उन्हें छुड़ाने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक हम हिंदुस्तान की एक बड़ी रेलगाड़ी को अगवा करेंगे, अपने आजाद कश्मीर में ले आएंगे और फिर मुसाफिरों की जिंदगी का सौदा अपने आकाओं की रिहाई से करेंगे। ये सुनकर उन सभी के होश उड़ गए, मगर कमांडर खामोशी से बैठा रहा।
चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। शायद वो पहले से ही सब कुछ जानता था। ये बात सुनकर दानिश के एक साथी शेख अहमद शेख ने हैरत से सवाल किया, जनाब ये कैसे मुमकिन है? रेलगाड़ी को अपहरण करने के लिए तो खूब सारे पैसे सामान की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ मजदूर भी तो चाहिए ना? एक दो नहीं बल्कि 1000 मजदूर चाहिए होंगे। आपका ये प्लान कभी पूरा नहीं हो सकता। उसकी बात का जवाब कमांडर ने दिया, आपने अच्छा सवाल पूछा है, मगर हम प्लान को तैयार करने से पहले ही उसके लिए वाजिब माहौल तैयार करते हैं। हम अगर चाहें तो भारत को एक ही रात में तबाह कर सकते हैं, मगर हमारी सरकार खुलेआम खुद को जाहिर नहीं करना चाहती। कमरान शरीफ ने एक और सवाल उठाया, मगर जनाब इस कदम से तो हम और हमारी सरकार दोनों जाहिर हो जाएंगे, क्योंकि आखिर हमें रेलगाड़ी को लेकर तो अपने ही सरजमीन पे आना होगा। उसका जवाब उमर न्याजी ने दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो कमरान, मगर दुनिया के सामने तो हम जिहादियों का पाकिस्तान और उसकी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हम जो भी करेंगे उसमें हम अपनी सरकार का नाम नहीं आने देंगे। उस वजह से हम रेलगाड़ी अपने कब्जे वाले कश्मीर में ही रखेंगे। फिर सादिक कादरी ने पूछा, जनाब इस मिशन को पूरा करने के लिए मजदूर और ढेर सारा सामान कहाँ से आएगा? उमर न्याजी ने जवाब दिया, सादिक साहब मैं इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुका हूँ कि हिंदुस्तान में इस मंसूबे के लिए वाजिब माहौल बन चुका है, और बाकी रही मजदूरों की बात, आपके वहां जाने के बाद मजदूरों का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। और पैसों की बात, उसकी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो तुमको जरूरत से ज्यादा मिल जाएंगे। बस आपको जाते ही अपना काम शुरू कर देना है। कुछ सोचने के बाद उमर न्याजी ने अपनी बात पूरी की, हमारे कुछ इंजीनियर्स पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको किसी भी हाल में हमारा ये प्लान मुकम्मल करना होगा। असल में ये बात सन 1994 और 95 की है। उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतनी ज्यादा सख्ती नहीं थी और तारबंदी भी ना के बराबर थी, इसलिए उन सब का ये सोच पाना, कर पाना कुछ हद तक मुमकिन था। फिर कमांडर ने उन सबको हिंदुस्तान का नक्शा समझाया कि कहां से कहां तक नई पटरी बिछानी है और रेलगाड़ी को कहां पर रखना है। मीटिंग में कुछ और मुद्दों पर बात करने के बाद वो सभी वापस अपने कमरे में आ गए और आते ही खाना खाकर सो गए। अगले दिन कमांडर उनके कमरे में आया और उनको शाम तक अपना सामान वगैरह तैयार करने के लिए कहा। शाम तक उन सब ने अपने कपड़े वगैरह बैग में डाले। उन सबको पाकिस्तान की किसी भी चीज जैसे कि किताब, किसी खाने वाली चीज या फिर किसी सरकारी कागज वगैरह, यहाँ तक कि साबुन और दातुन तक ले जाने से सख्त मना कर दिया गया था। तो उन्होंने सिर्फ अपने कपड़े ही थैले में डाले।